हेलो एवरीवन, गायत्री से वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 10 जून 2021 और आज जीएस गैलरी के इस नए सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस नए सेगमेंट को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेगमेंट शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस सेगमेंट में जो पहला प्रश्न है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून के अतिरिक्त रक्त को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? When kidney does not work properly, waste matters and extra fluid from blood are excreted by which process? तो किस प्रोसेस से उसको निकाला जाता है? ऑप्शन ए निस्पंदन, ऑप्शन बी शुद्धिकरण, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी परिसंचरण। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है कि किडनी जब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्ली काम नहीं करती है, किडनी का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना और उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको निकाल देना। तो ये काम किडनी का होता है। लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो क्या किया जाता है, तब उसको डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस में एक मशीन के द्वारा किडनी का काम जो है एक मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसे ही हम डायलिसिस करते हैं। तो जिन व्यक्तियों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको डायलिसिस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी गीत शेट्टी, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अभिनव बिंद्रा को ये पुरस्कार दिया गया था। ये अभिनव बिंद्रा ही वो व्यक्ति हैं जो 2008 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे और ये भारत के एकमात्र इंडिविजुअल गोल्ड लाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी और ये जुड़े हुए हैं शूटिंग से। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस साल जिस क्रिकेटर को ये पुरस्कार दिया गया है वो है रोहित शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इकोनॉमिस्ट डैश रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1998। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी अभिजीत विनायक बनर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और ये भारत से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पाए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और अभी 2019 में एक दूसरे व्यक्ति को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही पुरस्कार दिया गया है और वो हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया और अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये प्राइज़ शुरू किया गया था 1901 ईस्वी में और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जो पीस के क्षेत्र में प्राइज़ दिया जाता है वो दिया जाता है ओस्लो में, और इसके अलावा बाकी जो क्षेत्रों में प्राइज़ दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में वो प्राइज़ दिया जाता है। भारत से नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर के क्षेत्र में। और 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली महिला हैं मैडम क्यूरी। एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए उनको प्राइज़ दिया गया था मैडम क्यूरी को। और 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है जो स्विट्ज़रलैंड की संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी को, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। आर्किपिलागो लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन डैश। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी अरब सागर। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरब सागर। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो कि एक आर्किपिलागो है, वो भारतीय टेरिटरी का है। और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। और इसमें कई सारे द्वीपों का ये एक समूह है जिसे आर्किपिलागो कहते हैं या द्वीप समूह कहा जाता है।
तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये है लक्षद्वीप और यहाँ की राजधानी है कवारती और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलयालम, ठीक है। और ये भारत के साउथ वेस्ट में स्थित है एक आर्किपेलागो जो कि अरेबियन सी में पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है। ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड? ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी बायोलॉजी एंड ऑप्शन डी पैथोलॉजी। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वायरोलॉजी। तो वायरसेस के जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है वायरोलॉजी। तो इस विज्ञान को कहा जाता है वायरोलॉजी। उसके अलावा जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी जो है ये बच्चों के विकास का अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो शरीर का अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है बायोलॉजी। मतलब कि शरीर और एनवायरनमेंट के साथ कैसे संपर्क हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। उसका जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में क्या किया जाता है? किसी रोग के कारण और उसका उपचार और उसकी गंभीरता को जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ डैश की आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने खुद की जीवनी लिखी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ उनका एक्सपेरिमेंट। तो सत्य के साथ जो उन्होंने प्रयोग किया था, सत्य के प्रयोग, इसका नाम है, हिंदी में इसे सत्य के प्रयोग कहा जाता है और इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था? थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 111। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के जरिए जो है 1956 में जम्मू कश्मीर को, 1954 में ही जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था, जिसके अनुसार इनकी खुद की एक पार्लियामेंट होगी, इनका खुद का एक झंडा होगा और खुद का अलग एक संविधान होगा। तो ये यहाँ पे डिसाइड किया गया था। 2019 में क्या किया गया? 2019 में गवर्नमेंट ने इस एक प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा इसको रिपील कर दिया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 खत्म हो गया और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में वही संविधान लागू होता है जो पूरे देश में लागू होता है, वही नियम लागू होते हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं, और वहाँ के संविधान को निरस्त कर दिया गया, ठीक है, और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। तो अब आइए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के नॉर्थ में एक राज्य है, ठीक है, जिसे अभी 2 भागों में बांट दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से इसको 2 भागों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस तरह इसके 2 भाग हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख के गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकत्व की धारा किस देश से प्रेरित है? द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी US, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी UK। तो इंग्लैंड से लिया गया है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। उसके अलावा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी इंग्लैंड से ही ली गई है। USA से मौलिक अधिकार लिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो USA से ली गई है और मौलिक अधिकार भी USA से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची।
तो संवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका से ली गई है। और आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? हु वॉज द फर्स्ट विकेट कीपर टू गेट 300 कैचेस? ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी सौरव गांगुली। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी MS धोनी। तो MS धोनी ही वो क्रिकेटर हैं, वो विकेट कीपर हैं जिन्होंने टोटल 300 कैचेस लिए हैं और ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये फर्स्ट विकेट कीपर हैं जिन्होंने ऐसे 300 कैच लिए। हमारा अगला प्रश्न है हवा महल कौन से शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज़ द हवा महल लोकेटेड? तो इन विच सिटी इज़ द हवा महल, तो हवा महल कहाँ पे है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गुजरात। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा जयपुर। हवा महल है जयपुर में, जो कि राजस्थान की राजधानी है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी शहर। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। तो आज दोस्तों आज का सेगमेंट यहीं तक। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।